वेलकम बैक बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिनी कोचिंग में। आज हम करने वाले हैं क्लास 9 का मिड टर्म प्रैक्टिस पेपर, अभ्यास प्रश्न पत्र। ये आपके जितने भी अभ्यास प्रश्न पत्र है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आपका एग्जाम का पैटर्न रहने वाला है वो यही सेम रहेगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आगे आने वाले नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। ये सबसे पहले हम इसका सामान्य निर्देश पढ़ेंगे और उसके बाद इसको शुरू करते हैं। प्रश्न पत्र 2 खंडों, खंड अ खंड बा में विभक्त है। खंड आ में कुल 49 वस्तुपरक का मतलब होता है सब्जेक्टिव, जिसमें आपको सिर्फ क्वेश्चन के आंसर बताने वन वर्ड में या वन सेंटेंस में। दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए 40 प्रश्नों के उत्तर देने, जिसके अंदर आपको 40 प्रश्नों के उत्तर देने। 49 है और आपको 40 देने, यानी 9 की आपको चॉइस मिलेगी। खंड ब वर्णात्मक प्रश्न। वर्णात्मक का मतलब होता है डिस्क्रिप्टिव टाइप। प्रश्न में उचित आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। दोनों खंडों में प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। यथासंभव प्रत्येक खंड के प्रश्नों के उत्तर क्रमशः दीजिए। अगर इसमें ये भी बोला हुआ है यथासंभव का मतलब होता है अगर पॉसिबल हो सके तो आप सारे प्रश्नों के उत्तर किस में देंगे, लाइन में देंगे, सीरीज में देंगे। जैसे अगर आपने सब सेक्शन ए करना तो पहले आप अपनी शीट पर डाल देंगे सेक्शन ए। अगर हिंदी का पेपर है तो आप सेक्शन ए नहीं लिखेंगे, खंड आ लिखेंगे। उसके बाद उसका क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, इस तरह सीरियल वाइज करेंगे। अब है आपका सेक्शन ए, यानी खंड अपठित अंश। अपठित अंश का मतलब होता है एक ऐसा अंश जिसको आपने आज से पहले कभी भी नहीं पढ़ा हो, यानी कि वो आपकी बुक से रिलेटेड नहीं होता। इसको क्या करना है, नीचे दिए गए अपठित गद्यांश को दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो आपको ये जो जितना भी गद्यांश दिए गए इसको पूरी तरह से पढ़ना है। फिर इससे नीचे कुछ क्वेश्चन पूछे गए और उसके प्रश्नों के उत्तर देने। तो सबसे पहले इसका पॉइंट 1 है, शरीर को अच्छा प्रदर्शन करने और बीमारियों से दूर रखने में कौन मदद करती है? जंक फूड की आदत, स्वस्थ भोजन की आदतें, बासी भोजन की आदत, अस्वस्थ। तो आपका सही ऑप्शन होगा ख, स्वस्थ भोजन की आदतें। आप अपने स्वास्थ्य के साथ न्याय कैसे कर सकते हैं? पोषक तत्वों को नियमित लेकर, पोषक तत्वों को न लेकर, फास्ट फूड लेकर, कच्ची भोज्य सामग्री लेकर। अगर हम पोषक तत्वों को नियमित लेंगे तो हम अपने स्वास्थ्य के साथ न्याय कर सकते हैं। इसके ये सभी आंसर आपके पैरा में जो आपको ऊपर दिया गया। पॉइंट 3, हमारे शरीर को ऊर्जा कौन प्रदान करता है? वायु, लवण, वसा और कार्बोहाइड्रेट, जल। तो आपका सही ऑप्शन होगा ग, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट और वसा हमारे शरीर को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। हमारे जीवन में संतुलन के लिए क्या आवश्यक है? वाहन, सड़क, सभी पोषक तत्वों का संतुलन या घर। हमारे जीवन में संतुलन यानी कि शरीर में संतुलन के जरूरी है सभी पोषक तत्वों का संतुलन। तो आपका जो ग ऑप्शन होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। इसके बाद है आपका पॉइंट 5, शरीर को चलाने के लिए ईंधन होने के अलावा एक आनंद क्या है? शरीर को चलाने के लिए ईंधन होने के अलावा एक आनंद क्या है? दौड़ना, सोना, घूमना या फिर भोजन। तो आपका सही ऑप्शन होगा भोजन, ग। अब है आपका प्रश्न नंबर 2, नीचे 2 काव्यांश दिए गए हैं। किसी एक काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए, उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुनकर लिखिए। काव्यांश क्या होता है? काव्यांश कविता का एक अंश होता है, उसको बोलते हैं काव्यांश। यहाँ आपको एक कविता पढ़नी है। बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी, चिंता रहित खेलन खाना, चिंता रहित खेलना खाना, वह फिरना निर्भय स्वच्छंद, कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद। ऊंच नीच का ज्ञान नहीं था छुआ छात किसने जानी, बनी हुई थी वहां झोपड़ी और चीथड़ों में रानी, किए दूध के कुल्ले मैंने चूसा अंगूठा सुधा पिया, किलकारी किल्लोल मचाकर सोना घर आबाद किया। अभी आपने काव्यांश पढ़ा, इसी से आपसे कुछ 4-5 क्वेश्चंस पूछेंगे जिनके आपको आंसर देने। कवि ने किलकारी किल्लोल मचाकर क्या किया? खुद से ही संवाद किया, असहयोग किया, सहयोग किया, सूना घर आबाद किया। अभी हमने कविता में पढ़ा तो उसमें था सूना घर आबाद किया। तो आपका ग ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। कवि ने किससे कुल्ले किए? जल से, दूध से, तेल से, छाछ से। कवि ने दूध से कुल्ले किए, ख। कविता में चिथड़ों में कौन थी? गुड़िया, सहपाठी, रानी, सखी। तो जो आपका ग ऑप्शन है रानी थी। इसके बाद है आपका इसका पॉइंट 4, कवि को किसका ज्ञान नहीं था? ऊपर नीचे, अगल बगल, धूप छाव, ऊंच नीच। कवि को ऊंच नीच का ज्ञान नहीं था, ख ऑप्शन करेक्ट है। कवि को बार बार मधुर याद किसकी आ रही है? मृत्यु की, मिलन की, जीवन की, बचपन की। कवि को बार बार याद बचपन की आ रही है, तो आपका घ ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अब इसी काव्यांश का आपको अथवा दिया गया है। अथवा वाले जो क्वेश्चन होते हैं बच्चों, आपको दोनों में से एक करने होते हैं, यानी कि आपके पास एक चॉइस होती है।
इसी तरह आपको आप इसको पढ़ लीजिएगा और इसके जो प्रश्नों के उत्तर है वो आप दे दीजिएगा। यहाँ पर ये प्रश्नों के उत्तर कुछ पूछे गए। अब है व्यवहारिक व्याकरण, ये आपका 16 मार्क का है। हर एक मार्क आपका इंपॉर्टेंट है परसेंटेज बढ़ाने के लिए। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3। निर्देश अनुसार किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देने। अपयश शब्द में उपसर्ग क्या है? अपयश में उपसर्ग, यस एक मूल शब्द है, अप लग जाए। उपसर्ग क्या होता है? ऐसे शब्द जो मूल शब्द के आगे लगाए जाते हैं, मूल शब्द। अब आप पूछेंगे मूल शब्द क्या होता है? मूल शब्द बच्चों एक ऐसा शब्द होता है जिसका खुद का एक सार्थक अर्थ होता है, वही शब्द मूल शब्द कहलाते। तो अपयश में जो अप है वो आपका क्या है? उपसर्ग। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा क। अति अधि उपसर्ग वाला शब्द क्या है? ऐसा शब्द जिसमें अधि लगा है। अधिक, अधिर, अधिकार, अधिकार, क्योंकि कार खुद का एक इसका कोई सार्थक अर्थ है। अब है फुसफुसाहट शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय। प्रत्यय क्या होता है? जो मूल शब्द के पीछे लगता है। प्रत्यय ऐसे शब्द होते हैं जो मूल शब्द के पीछे लगते हैं। अब मूल शब्द मैंने बताया, मूल शब्द एक ऐसा शब्द होता है जिसका खुद का एक सार्थक अर्थ होता है। तो फुसफुसाहट में फुसफुसा एक शब्द कर लो, आहट, तो इसमें हो जाएगा फिसफुस अलग हो जाएगा और आहट अलग हो जाएगा। तो आपका सही ऑप्शन होगा ग, आहट। फुसफुस एक शब्द है, उसके बाद आहट इससे अलग कर देंगे तो बन जाएगा फुसफुसाहट। इत प्रत्यय वाला शब्द। अब आपके पास 4 ऑप्शन है और आपको पहचानना है कि इसमें इत किस में है। प्रत्याशित, सामाजिक, इत है। ये तो कहा, ये तो वैसे ही कट जाएगा। सम्मानित, अबाधित, तो आपको क्या करना है? अबाध, 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 ये शब्द अलग है। तो ये आपका सही ऑप्शन होगा सम्मानित। सम्मान अलग हो जाएगा और इसमें से इत निकल जाएगा तो आपको जाएगा सम्मानित, क्योंकि अबाध कोई शब्द नहीं हो रहा, अबाध है ना। निराकरण शब्द में मूल शब्द। निराकरण, निराकरण शब्द में मूल शब्द निकालना है। पराध नहीं है, राध भी नहीं है, अपराध भी नहीं है। निराकरण, तो आपका जो निर ऑप्शन होगा वो सही होगा। वैसे जो निर है ना वो बच्चों उपसर्ग है, पर यहाँ मूल शब्द पूछा तो मूल शब्द यहाँ पर निराकरण से तो कोई भी नहीं निकल रहा। अब है निर्देश अनुसार किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देने। एक ऐसे शब्द होते हैं जो किसी भी वाक्य का एक संक्षिप्त रूप होते हैं, यानी कि एक छोटा रूप होते हैं। जैसे मैंने बोला मान से है, मान से जो है हीन, तो वो हो जाता है मानहीन। तो इसमें कौन सा समास है? मान से जो है हीन वो है कर्मधारय समास। तो आपका सही ऑप्शन होगा ग। द्विगु समास एक ऐसा समास होता है जिसमें कोई भी समास में आपको गिनती नजर आए तो वो द्विगु समास होता है, जैसे चौराहा, नवरत्न। द्वंद्व समास वो होता है जब समास के बीच में विग्रह हो, यानी कि योजक चिन्ह हो, जिसको हम कहते हैं हाइफन। अगर ये ऐसे लिखा होता है मानहीन, तो ये कौन सा समास होता है? ये होता है द्वंद्व। तत्पुरुष समास वो समास होता है जिसका विग्रह करने पे कारक विभक्तियां आए, ऐसे समास को हम तत्पुरुष समास कहते हैं। अब है आपका पॉइंट 2, पीताम्बर समास का सही विग्रह। विग्रह का मतलब होता है खोलना। पीताम्बर, नीला अंबर नहीं, पीता का मतलब होता है पीला, तो ये तो पहले कट गया। पीला है जो अंबर, तो आपका जो ख ऑप्शन होगा वो बिल्कुल सही विग्रह करना है। तो यहाँ पर विग्रह हो ही नहीं रहा। विग्रह का मतलब होता है खोलना। 4 पायों का समाहार, तो 4 पायों का समाहार क्या कहलाता है? इसको समझ पद, ये खुला हुआ है और आपको इसको एक करना है। 4 शहर, 4 प्रहार, 4 पैर, 4 पायो, पायो मतलब होता है पैर, तो 4 पायों का समाहार होता है 4 पाई। अब है आपका इसका पॉइंट 5, द्वंद्व समास का सही उदाहरण है। मैंने बताया था जिसमें भी ऊपर ही आपको फर्स्ट क्वेश्चन में हाइफन आए, तो ये वाला सही, हाइफन गलत। 10 है आनंद जिसके। रावण, जब भी आपका प्रथम पद और द्वितीय पद मिलके किसी तीसरे की ओर इशारा करे, किसी तीसरे पद की ओर इशारा करे, तो वहां होता है बहुव्रीहि समास। 10 ये आपका प्रथम पद और आनंद मतलब इसका अंग, यह है दूसरा, तो ये दोनों पद मिलकर किसी तीसरे ओर यानी कि रावण की ओर इशारा करें, इस तरह के समास को हम कहते हैं बहुव्रीहि समास। तो आपका सही ऑप्शन होगा घ, बहुव्रीहि समास। अब है आपकी प्रश्न संख्या 5, जिसमें आपसे पूछा गया है निर्देश अनुसार किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको यहाँ पर भी 4 प्रश्नों के ही उत्तर देने हैं। तो पढ़ते हैं सबसे पहले, सरिता बाजार नहीं जाती। ये जो नहीं होता है इसका मतलब होता है निषेध। जब भी किसी भी वाक्य में ना, नहीं जैसे शब्दों का प्रयोग हो तो ऐसे वाक्य निषेधवाचक वाक्य कहलाते। तो आपका जो ख होगा वो सही आंसर होगा। मैं आपको पहले का मतलब बता देती हूँ। विधानवाचक वाक्य ऐसे वाक्य होते हैं जब कोई वाक्य सरलता से कहा जाए, यानी जिसमें कुछ भी ना हो। मैं पढ़ा रही हूँ, आप पढ़ रहे हैं। प्रश्नवाचक ऐसे वाक्य जैसे प्रश्न पूछा जाए, क्या आप पढ़ रहे हैं, तो मैंने आपसे प्रश्न पूछा तो वो है प्रश्नवाचक वाक्य। क्या आप कल पेपर देने जाएंगे, तो वो भी था प्रश्नवाचक। आज्ञावाचक जिसमें आपको आज्ञा दी जाती है, आप जाकर अपनी पढ़ाई करिए, तो ये क्या थी? आज्ञा, तो ऐसे को बोलते आज्ञावाचक। अब है आपका इसका पॉइंट 2,
काश रचना पुस्तक पढ़ती, काश मैं इच्छा कर रही हूँ ना, काश, तो यहाँ पर आएगा इच्छावाचक। संदेहवाचक का मतलब होता है कि आज बारिश होगी, ये संदेह है, ये बात सच में नहीं है, तो ये होता है संदेह। विस्मयवाचक का मतलब होता है जब आप किसी बात को बहुत विस्मय से कहे, छी, अरे, वाह, क्या, तो ऐसे शब्दों को बोलते हैं विस्मयवाचक वाक्य। और इसके बाद एक एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा। अब आप बोलोगे दीदी मैम इसमें भी तो एक्सक्लेमेशन मार्क है, तो ये भी तो विस्मय हुआ। हाँ बच्चों, ये विस्मय होता अगर यहाँ पर इच्छावाचक नहीं होता, परंतु यहाँ पर इच्छा ज़्यादा प्रकट होती, काश सूचना रचना पढ़ती, तो इसमें इच्छा ज़्यादा प्रकट हो रही, इसलिए हम इस इच्छा पे जाएंगे। अगर यहाँ इच्छा नहीं होता तो इसका सही जो आंसर वो विस्मयवाचक होता। अब है आपका प्रश्नवाचक वाक्य का सही उदाहरण। प्रश्नवाचक बताना है, अनु घूमने गया, अनु घूमने, प्रश्नवाचक का जिसके पीछे प्रश्न चिन्ह आता है, तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह सिर्फ आप गा में है, तो आपका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा गा। अब है इसका आपका पॉइंट 4, मैं विद्यालय गया था, प्रश्नवाचक वाक्य में बदलना है। प्रश्नवाचक में आपको उसके पीछे प्रश्न चिन्ह लगाना है, तो यहाँ पर आपका एक ही ऑप्शन है जिसके पीछे प्रश्न चिन्ह लगा है, वो है ग, मैं विद्यालय क्यों गया था, तो आपका सही ऑप्शन होगा ग। इसका पॉइंट 5, आज्ञावाचक वाक्य का सही उदाहरण होगा। अब यहाँ पर आज्ञा दी जा रही है, आप यहाँ से चले जाइए, ये तो प्रश्नवाचक है, ये भी प्रश्नवाचक है, और ये भी, जिसके पीछे क्वेश्चन मार्क हो वो प्रश्नवाचक ही होता है, तो आपका सही ऑप्शन होगा क। प्रश्न संख्या 6, निर्देश अनुसार किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें भी आपको एक की चॉइस है। निम्नलिखित पंक्तियों में से रूपक अलंकार पहचानिए। अब आपको इसमें रूपक अलंकार पहचानना है। तो पहला वाला है काली घटा का घमंड घटा। काली घटा का घमंड घटा का मतलब होता है यहाँ पर एक ही शब्द 2 बार आ रहा है। जब एक ही शब्द की 2 बार आवृत्ति हो तो वो होता है यमक अलंकार, तो ये है यमक अलंकार, ये तो कट गया। शुभम को ढूंढत फिरती कभी विभ्याचारी चोर, नभ में चमचम चपला चमकी, ये चमचम चपला है अनुप्रास अलंकार। जब एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है तो उसको हम बोलते हैं अनुप्रास अलंकार। आए महेंद्र वसंत, तो आपका जो सही आंसर होगा, रूपक अलंकार एक ऐसा होता है जिसमें हम एक को दूसरे के समान मान ही लेते हैं। तो यहाँ पर चोर को व्यभ्याचारी के समान मतलब कवि को व्यभ्याचारी चोर के समान मान ले, तो आपका सही ऑप्शन होगा क। और उपमा में हम क्या करते हैं बच्चों, तुलना करते हैं, और रूपक में हम उसका समान मान लेते हैं। इसका पॉइंट 2, यमक अलंकार का सही उदाहरण। यमक अलंकार वे अलंकार होते हैं जिसमें एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार होती है। तो यहाँ पर देखिए मन का फेर, तो आपका एक ही शब्द की आवृत्ति यहाँ पर भी हो रही है। पाहुन यहाँ पर नहीं हो रही, एक ही यहाँ पर भी नहीं हो रही, तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा घ। निम्नलिखित में उपमा अलंकार होगा, निम्नलिखित में उपमा अलंकार होगा, यहाँ में इस तरह से लिखेंगे, ये मैं वाला में हो गया। फूलों के आसपास रहते थे फिर भी कांटे उदास रहते नहीं। पीपर पात सरिस्मन बोला, यानी कि तुलना कर रहे, जो पीपर पात यानी कि जो मन है वो किसकी तरह डोला, पीपर के पात के समान डोला, तो आपका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ख। नहीं, अनुप्रास अलंकार वे अलंकार होते हैं जिसमें एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है। इधर भी क, इधर भी क, इधर भी क, तो ये ठीक है। न स ये भी ठीक ही है। बा ये भी ठीक है। 3 बेर खाती थी 3 बेर खाती थी। अब ये वाला जो है ना, ये आपका एक शब्द 2 बार आता है, ये यमक अलंकार है, तो ये तो कटी है। सही उदाहरण होगा, तो यहाँ पर नहीं हो सकता था तो ये जाता, क्योंकि इसमें तो क इधर भी क भी, तो इसमें या तो इस क्वेश्चन में आ रहा है क्योंकि यहाँ नहीं होना चाहिए था। अनुप्रास अलंकार का सही उदाहरण नहीं है, वो है घ। बाकी सभी अनुप्रास अलंकार के उदाहरण है, क्योंकि अनुप्रास अलंकार वे अलंकार होते हैं जिसमें एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है। तो यहाँ क की आवृत्ति बार बार होती है, यहाँ स की आवृत्ति बार बार हो रही है, और यहाँ व की आवृत्ति बार बार होती है। आपका जो सही ऑप्शन नहीं होना चाहिए था वो होगा घ। पॉइंट 5, जहाँ एक शब्द के साथ एक से अधिक आवृत्ति हो वहाँ कौन सा, जहाँ एक शब्द की बार बार आवृत्ति हो वहाँ होता है बच्चों यमक अलंकार क। और श्लेष अलंकार आपके सिलेबस का नहीं है, श्लेष अलंकार है 10th का। और श्लेष अलंकार वे अलंकार होते हैं यहाँ पर भी एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार होती है, परंतु हर बार उसका अर्थ अलग होता है। अब है पाठ्य पुस्तक से आपका ये पठित गद्यांश है, जो आपकी कविता से, आपकी जो बुक है उससे रिलेटेड है। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुनकर दीजिए। आपको ये पद्यांश पढ़ना है, गद्यांश पढ़ना और इसके उत्तर देने। यह है पठित गद्यांश जो आपकी पाठ्य पुस्तक से ही संबंधित है। तो हम पढ़ेंगे, गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व ना होकर भी महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने निश्चय किया दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चोकर, कोई भूसी। दोनों मित्रों का जीवन में पहली बार ऐसा साबिका
पड़ा कि सारा दिन बीते जाने पर भी उन्हें खाने के लिए एक तिनका भी ना मिला था। उन्हें समझ ही नहीं आता था कि ये कैसा स्वामी है। इससे तो गया ही अच्छा था, कम से कम रूखा सूखा तो देता ही था। यहाँ कई भैंसें थी, कई बकरियां, कई घोड़े, कई गधे, पर किसी के सामने चारा न था। सभी जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे। इनमें से कई तो इतने कमजोर थे कि खड़े भी नहीं हो सकते थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक पर टकटकी लगाए देखते रहे, ताकते रहे, पर कोई चारा लेकर नहीं आया। अब यहाँ पर आपके कुछ प्रश्न हैं। जानवर वहाँ वहां पर खड़े क्यों नहीं हो पा रहे थे? कमजोर होने के कारण, परेशान, असहाय, मजबूर। तो जो जानवर इसलिए नहीं खड़े हो पा रहे थे क्योंकि वो बहुत ज्यादा कमजोर थे, उन्होंने कुछ खाया पिया भी नहीं था। तो आपका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा का ऑप्शन, कमजोर होने के कारण। आपका पॉइंट 2, यहाँ पर पूछा गया है सभी पशु जमीन पर किसकी तरह पड़े थे? बीमारों की तरह, अधमरों की तरह, मुर्दों की तरह, जिंदों की तरह। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा होगा वो होगा ग, मुर्दों की तरह। पॉइंट 3, सारा दिन दोनों मित्र कहाँ पर टकटकी लगाए ताकते रहे? सारा दिन दोनों मित्र फाटक पर टकटकी लगाए ताकते रहे। ये घटना कहाँ के इतिहास में अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी? वो है आपका सही ऑप्शन ग, गाँव के इतिहास में। पॉइंट 5, बाल सभा ने क्या निश्चय किया? उनको घुमाने ले जाना, उन्हें अच्छे से नहलाना धुलाना, उनको अच्छा भोजन देना, दोनों पशु वीरों का अभिनंदन पत्र देना। तो आपका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ग। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुनकर लिखिए। अब ये प्रश्नों के उत्तर देने। लहसा की ओर पाठ में सर्वोच्च स्थान पर क्या था? डांडे के देवता का स्थान, चीनी किला, पहाड़, सुनसान जगह। जो आपका सही ऑप्शन होगा वो होगा का, डांडे के देवता का स्थान था। लहसा की और पाठ में लेखक के घोड़े की क्या दशा थी? बहुत धीरे धीरे चल रहा था, तेज तेज चल रहा था, भाग रहा था, बैठ गया था। उसका ना जो घोड़ा था वो बहुत धीरे धीरे, क्योंकि तो पहाड़ी क्षेत्र था, तो जिस कारण उसका जो घोड़ा था वो बहुत धीरे धीरे चल रहा था। आपका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा का। निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर, अब यहाँ पर आपको एक पद्यांश पढ़ना है और उसको पढ़ने के बाद इन प्रश्नों के उत्तर देने। जो पढ़ते हैं बच्चों, शुरू करते हैं। यह है प्रश्न संख्या 9। मानुष हो तो वही रख, रस खानी ब्रजो, बासो ब्रज गोकुल गांव के गवारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो चरो, नित नंद की धेनु मझारन। पहन हो तो वही गिरी जो कियो, हरि छत्र पुंदर धारन। जो खग हो तो बेसेरा करो, मिली कालंदी कुल कदम की डारन। या लुकटी अरु कमरिया पर, राजती हूँ पुरतो तजी डारो। अटहू सिद्धि नवो निधि के सुख दंद की गई चरैया बिसरो। रसखान काबो इन आखिन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। कोटिक एक कल धोल के धाम, करिल के कुंजन ऊपर बारो। यह आपने पढ़ा। इसमें क्या है? रसखान अगले जन्म में जन्म लेकर इनमें से क्या बनना चाहता है? नंद बाबा की गाय, बादल, यमुना नदी, राजा। तो रसखान है वो अगले जन्म में जन्म लेकर नंद बाबा की गाय बनना चाहता है। रसखान किसके बदले तीनों लोगों का सुख छोड़ने ही चाहते हैं? पुनर्जन्म में राजा बनने के लिए, गलत। श्री कृष्ण के कंबल और लाठी बनने के लिए, इंद्र के सिंहासन के लिए, गलत। कदम का वृक्ष बनने के लिए। तो सही ऑप्शन होगा का, कृष्ण श्री कृष्ण के कंबल और लाठी के लिए। काले कदम के, सॉरी बच्चों, जो इसका सही आंसर होगा वो होगा आपका कदम का वृक्ष बनने के लिए। तो जो आपका गा आंसर होगा वो होगा सही, का नहीं होगा। अब है आपका पॉइंट 3, रसखान जी किस पहाड़ पर पत्थर बनना चाहते? हिमालय, विंध्याचल, मेहर, गोवर्धन। तो आपका इसका सही ऑप्शन होगा वो होगा ग, गोवर्धन पहाड़ पे। कवि रसखान को किस स्थान से अधिक लगाव है? ब्रज से, मथुरा से, काशी से, प्रयागराज से। कवि रसखान को ब्रज से अधिक लगाव है। पॉइंट 5, लुक लकुटी कमरिया पर रसखान क्या नौछावर करना चाहते? तीनों लोगों के राजपाट, धन दौलत, खेत खलियान, प्रेम। तीनों लोगों के राजपाट। तो आपको जो का ऑप्शन होगा वो होगा सही। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुनकर लिखिए। वाक कविता में कच्चे धागे की रस्सी की तुलना किससे की गई है? घोड़े की रस्सी से, सांसों से, कुएं की रस्सी से, जीवन से। जो कच्चे धागे की रस्सी है उसकी तुलना सांसों से की गई है। तो आपका ख ऑप्शन होगा सही। वाक कविता में नाव किसे माना गया है? पानी के जहाज को, पानी के किसी जीव को, जीवन को, संसार को। तो जो इसको माना गया है ग, जीवन को।
अब आ जाता है बच्चों आपका सेक्शन बी, वर्णनात्मक प्रश्न। यहाँ पर आपको सभी प्रश्नों के उत्तर डिस्क्रिप्टिव टाइप यानी कि व्याख्या करके बताने हैं। प्रश्न संख्या 11, प्रश्न संख्या 12, 13 और 14, उसके बाद है आपके 15, 16, 17, यानी कि अभी आपके थोड़े बहुत प्रश्न और बचे। तो पहले हम आपका रचनात्मक लेखन करेंगे, उसके बाद हम करेंगे प्रश्न नंबर 11, 12, 13। चलिए बच्चों रचनात्मक लेखन शुरू करते हैं। तो प्रश्न संख्या 14 में क्या है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग 150 शब्दों में अनुच्छेद लिखिए। अनुच्छेद का मतलब बच्चों आपको एक निबंध लिखना है, यानी कि एक पैराग्राफ लिखना है। तो आपके पास 3 ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन है नियमित अध्ययन के लाभ। अगर आप रोज स्टडी करते हो तो इसके लाभ क्या है, तो यहाँ पर आपको कुछ संकेत बिंदु दिए गए कि आप भूमिका बनाएंगे। भूमिका का मतलब होता है इंट्रोडक्शन। जब भी कोई आप अनुच्छेद लिखते हैं तो आप उससे पहले उसका इंट्रोडक्शन लिखिए। इंट्रोडक्शन आपका 2 से 3 लाइन तक के बीच का हो सकता है। फिर आपका होता है प्रस्तावना, जिसको हम बोलते हैं मेन बॉडी। प्रस्तावना जो होती है ना, वो आपकी बच्चों होनी चाहिए 8 से 10 लाइन की, या आप 12 लाइन भी कर सकते हैं। उसके बाद होता है आपका उपसंहार। उपसंहार क्या होता है, उपसंहार का मतलब होता है आपका निष्कर्ष या फिर कंक्लूजन। ये भी आपका 2-3 लाइन का होना चाहिए। अब उपसंहार क्या होता है, मोरल ऑफ द स्टोरी, जो आपने पूरा लिखा है इसका मतलब क्या था, वो होता है आपका उपसंहार। आपका सेकंड पॉइंट आप लिख सकते हैं जल ही जीवन है। जल का हमारे जीवन में क्या महत्व है, इसका कंट्रोल बना सकते हैं। फिर आप इसकी पूरी मेन बॉडी बनाएंगे और उसके बाद इसका उपसंहार लिखेंगे। और गा आपके पास ये तीनों में से एक ऑप्शन में करना है। समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी। समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारियां क्या है, हमें स्वच्छता बनाए रखनी चाहिए, प्रदूषण कम फैलाना चाहिए और बेईमानी नहीं करनी चाहिए। तो ये सब हमारी कुछ जिम्मेदारियां होती है जिससे एक संतुलित समाज की स्थापना होती है, और एक आप इसका उपसंहार बनाएंगे। तो ये था आपका अनुच्छेद वाला प्रश्न। अब है आपका पॉइंट 5। ध्यान रखना बच्चों, आपको तीनों में से कोई एक करना है, या तो आप का कर लीजिए, ख कर लीजिए, या फिर आप ग कर लीजिए। अब है आपका प्रश्न संख्या 15। आपकी कॉलोनी में गलियों की उचित सफाई और रख रखाव न होने के कारण दुर्घटनाएं हो रही है। इसके बचाव के लिए नगर निगम अधिकारी को लगभग 120 शब्दों में पत्र लिखिए। अब आपको यहाँ पर पत्र लिखना है, तो पत्र लिखने का एक फॉर्मेट होता है। तो सबसे पहला फॉर्मेट ये है कि आप सबसे पहले खुद का एड्रेस डालेंगे। ये आपने डाल दिया, ये आपका खुद का एड्रेस होगा, यानी कि जो आपका पता है। उसके बाद आप क्या करेंगे, तारीख डालेंगे, यानी कि यहाँ पर डेट डालेंगे। आप लिखते रहिए बच्चों। यहाँ पर होगा सेल्फ एड्रेस, फिर डेट डालेंगे। फिर आप जहाँ पर भेज रहे हो, यानी कि रिसीवर का एड्रेस, यानी कि जो इसको रिसीव करेगा ना, प्राप्त करने वाले का एड्रेस, ठीक है, प्राप्त करने रिसीवर एड्रेस, करने वाले का एड्रेस आप लिखते जाइए। सबसे पहले आप अपना भेजोगे, यानी सेंडर एड्रेस, फिर आप एक स्पेस दोगे, उसके बाद डेट लिखेंगे, फिर आप एक स्पेस देंगे, उसके बाद प्राप्त करने वाला यानी कि रिसीवर का एड्रेस लिखेंगे, फिर आप विषय लिखेंगे कि आप ये किस विषय पत्र लिखने हैं। तो हम लिखेंगे गलियों की उचित सफाई और रख रखाव के कारण होने वाली दुर्घटनाएं, ये आपने सब्जेक्ट बना दिया। उसके बाद अभी अभिवादन करेंगे सर या मैम लिख के, ठीक है, मैडम या सर जैसे लिखते हैं, महोदय महोदय लिखेंगे। सविनय निवेदन है ये है कि नहीं, सविनय निवेदन ये है कि मैं आपके मोहल्ले, जो भी आपका मोहल्ला है, करण बिहार का नागरिक हूँ, और इसके बारे में आप फिर पूरा लिखना शुरू कर देंगे। आप समस्या बताएंगे, इस समस्या के कारण क्या क्या दुर्घटनाएं हो रही है ये बताएंगे। और फिर आप अंत में अनुरोध करेंगे कि आप इसकी सुनवाई जल्दी से जल्दी करेंगे और आप हमारे मोहल्ले की सफाई करवाएंगे। और आफ्टर दैट आप क्या लिखेंगे, उसके बाद आपका विश्वास पत्र, विश्वास पात्र, यानी कि अंतिम लाइन में होगा आपका विश्वास पात्र, और अपना नाम लिख के खत्म कर देंगे। दूसरा है इसके का आपका पॉइंट है, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने देश में मनाए जाने वाले आयोजन के बारे में बताते हुए अपने भाई को लगभग 120 शब्दों में पत्र। अब यहाँ पर बताना है, तो किस तरह से बताएंगे आप, वही सबसे पहले पता लिखेंगे, उसके बाद आपके मतलब अपना पता लिखेंगे। आप अपना पता पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद लिखेंगे प्रिय भाई या प्रिय अनुज, और वहीं पर मैं यहाँ पर सकुशल हूँ, आशा करती हूँ आप भी वहाँ पर सकुशल होंगे हमारे। और मैं आपको एक कुछ रोचक बातें बताना चाहती हूँ हमारे स्कूल में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर। और ये पूरी बातें बनाएंगे किस तरह से हमने स्वतंत्रता दिवस मनाया, सब कुछ बताने के बाद फिर आप खत्म कर देंगे और अपना प्यारा, आपकी प्यारी बहन, आपका प्यारा भाई और अपना नाम लिख देंगे। तो इस तरह खत्म हो जाएगा। इस तरह के पत्र को क्या बोलते हैं, इस तरह के पत्र को बोला जाता है औपचारिक पत्र, जिसमें आपको किसी भी एजेंट को या ऑफिसर को पत्र लिखना होता है, अधिकारी को। और भाई बहन मम्मी पापा को पत्र जो लिखे जाते हैं उनको बोलते हैं अनौपचारिक पत्र।
अब है आपकी प्रश्न संख्या 16। हिंदी विषय की पुस्तकों की उपलब्धता के बारे में संबंधित अधिकारी से बातचीत करते हुए लगभग 150 शब्दों में संवाद। संवाद का मतलब होती है बातचीत। बातचीत दो व्यक्तियों या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में होती है। तो बातचीत में आपको क्या करना है, सबसे पहले आप लिखेंगे संवाद। बोल्ड लेटर्स में आपने बड़ा बड़ा सुंदर सा संवाद लिख दिया, आपने संवाद लिख दिया। अब यहाँ पर आप कोई दो व्यक्ति चुनेंगे। अब यहाँ पर अधिकारियों के बीच में बात हो तो एक अधिकारी का नाम लिख देना, ठीक है, ये एक अधिकारी। उसके बाद ये दूसरा अधिकारी। तो ये किसी पुस्तक के विषय में बात करें, सोच लो कि ये हिंदी की व्याकरण पुस्तक के बारे में बात करें। इन्होंने एक बात कही, फिर उन्होंने कही, फिर उन्होंने कही, इन्होंने कही, और इस तरह से ही संवाद पूरा हो जाएगा। तकरीबन आपको 50 शब्दों का मतलब है कि आपको 8-10 लाइनें इसकी बनानी है। ये बहुत सुंदर संवाद बनेगा और आपके पास इसमें चॉइस है। तो आप या तो पुस्तकों के संवाद कर लीजिए या फिर वार्षिक खेल प्रतियोगिता में भाग लेने के विषय में। आपके स्कूल में स्पोर्ट डे हुआ है, एनुअल स्पोर्ट्स डे फंक्शन मनाया गया और उसके ऊपर आप लोग बातचीत कर रहे हैं। ये ज़्यादा आसान है, आपको जो आसान लगे आप वो कर लीजिए। अब है आपका प्रश्न संख्या 17। यातायात के नियमों का पालन, इस विषय पर लगभग 40 शब्दों में एक लघु कथा लिखिए। लघु कथा का मतलब होती है आपको एक छोटी सी कहानी लिखनी है। तो आप इसको भी इस तरफ डालेंगे, प्रश्न संख्या 17। हिंदी के पेपर में सब कुछ बच्चों हिंदी में होना चाहिए और यहाँ पर आप सेंटर में लिखेंगे लघु कथा। लघु कथा लिख दिया। अब यहाँ पर एक छोटी सी कहानी बनानी है जो है यातायातों को नियमों का पालन है, ठीक है। आपने लघु कथा लिख दी। लघु कथा के नीचे आपकी जो कहानी का नाम है यातायात के नियमों का पालन आपने डाल दिया। इस तरफ दोनों तरफ आप इन्वर्टेड कॉमास डालेंगे और हम यहाँ से अपनी कथा को शुरू करेंगे। यातायातों के नियमों का पालन करना अनिवार्य है। यातायातों का जो नियमों का पालन करने से दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है, दुर्घटनाओं की रोकथाम की जा सकती है। हर एक व्यक्ति को इसकी जानकारी होना अनिवार्य से संबंधित आप 40-50 लाइनें बना देंगे। अब आपका इसमें भी चॉइस दी हुई है। स्वस्थ रहना नियमित व्यायाम की आदतों पर ही निर्भर है। अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ रहता है तो ये सब किस पर निर्भर है, नियमित व्यायाम की आदतों पर, इस विषय पर। अब आपका ये हेडिंग बन जाएगी स्वस्थ रहना। आप यहाँ पर इसी तरह हेडिंग डालेंगे और स्वस्थ रहने के क्या क्या फायदे और कैसे हम अपनी इसको आदत में बनाए, इसके ऊपर 40 शब्द तो बच्चों बहुत ही आराम से पूरे जाते, तकरीबन 5-6 लाइन में। लघु कथा आई होप आपको समझ में आई। आपका बच्चों प्रश्न संख्या 11 और 12 रह गया है। मैं आपको एक बार प्रश्न संख्या 11, 12, 13 और बता देती हूँ। तो पहले हम आपका रचनात्मक लेखन करेंगे, उसके बाद हम करेंगे प्रश्न नंबर 11, 12, 13। चलिए बच्चों रचनात्मक लेखन शुरू करते हैं। संख्या 11, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में लिखने। कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी? दो बैलों की कथा के आधार पर उत्तर दीजिए। कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी इसलिए ली जाती थी क्योंकि वो जितने भी पशु थे वो बहुत आवारा पशु थे, इधर उधर घूमते रहते थे और उनके खोने का या इधर उधर चले जाने का भय रहता था, इसलिए कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी ली जाती थी। प्रश्न खा में आपसे बच्चों पूछा हुआ है, उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था? लहसा की और पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। तो आप इसे बताएंगे कि उस समय तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्री को किस प्रकार का भय बना रहता था। तो इसका आंसर ये होगा कि उस समय जो लोगों को ना डाकुओं का भय बना रहता था, क्योंकि डाकू पहले लोगों को मार देते थे, फिर देखते कि उनके पास पैसा वैसा है या नहीं, तथा तिब्बत में हथियार संबंधित कोई कानून नहीं था, उनके पैसे वगैरह लूट लेते थे, उनके साथ अत्याचार करते थे। तो इस समय यात्रियों को भय बना रहता था। उपभोक्ता की संस्कृति पाठ के लेखक के अनुसार जीवन में सुख से क्या अभिप्राय है? लेखक के अनुसार जीवन में सुख केवल उपभोग सुख नहीं है। लेखक यहाँ कहना चाहता है कि जीवन में सुख का मतलब ये नहीं कि आप वस्तुओं का उपभोग करें और उनके उपभोग से जो सुख प्राप्त हो वही आपका सुख है। हमें विभिन्न प्रकार के मानसिक, शारीरिक और सूक्ष्म आराम भी सुख कहलाते। और भी अलग अलग तरह के सुख होते हैं जिसको हम मानसिक सुख भी कहते हैं, शारीरिक सुख भी कहते हैं और सूक्ष्म सुख भी होते हैं। ये सबको हमको आराम पहुंचाते और हमें सुख देते हैं। परंतु केवल आजकल के जो हमारे लोग हैं वो केवल उपभोग की वस्तुओं को ही सुख मानते हैं। उपभोग की वस्तु जैसे कार हो गई, टीवी हो गई, टेलीफोन हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया, ये सब उपभोग की वस्तुओं को ही सुख माना जाता है। पर ये सब सुख नहीं होते। सुख आपको मानसिक सुख भी होना चाहिए, शारीरिक सुख भी होना चाहिए, सूक्ष्म सुख यानी छोटे छोटे सुख भी सुख कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर घ, आज की उपभोक्तावाद संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर रही है?
आज की जो उपभोक्तावाद संस्कृति है हमारे दैनिक जीवन को पूरी तरह से प्रभावित कर रही है, हर तरीके से प्रभावित कर रही है। आज व्यक्ति उपभोक्ता का सुख समझने लगा। आजकल का जो व्यक्ति है ना, वो उपभोग की वस्तुओं को ही सुख समझने लग गया। वो क्या करता है, टीवी पे महंगे महंगे एडवर्टाइजमेंट आता है, उन एडवर्टाइजमेंट में फंस जाता है। उन प्रचार प्रचार प्रसार के कारण हमारी जो संस्कृति है उसमें बदलाव आ रहा है, हमारी परंपराएं घटती जा रही है, बदलती जा रही है, हमारी संस्कृति आगे नहीं बढ़ पा रही। सब किसकी वजह से हो रहा है? उपभोक्तावाद संस्कृति के कारण। यानी कि आज जो टीवी पे इतने महंगे महंगे एडवर्टाइजमेंट प्रचार प्रसार आते हैं और वो इस तरह से लुभावने प्रचार प्रचार प्रसार बनाते हैं जो व्यक्ति की सीधी ही कमजोरी को टारगेट करता है, और व्यक्ति उस कमजोरी को दूर करने के लिए तुरंत उस वस्तु को खरीद लेता है और उस वस्तु को उपभोग करके सुख की प्राप्ति करता है। आपको बेटा प्रश्न 11 में सारे के सारे प्रश्न करने, इसमें कोई चॉइस नहीं है। क ख ग घ। प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर 25 से 30। अब यहाँ पर आपको चॉइस मिली है कि आपको 3 ही प्रश्न करने हैं। सबसे पहला प्रश्न है आपका, कबीर ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है? कबीर ने सच्चे प्रेमी की यह कसौटी बताई है कि उसका मन विकारी, दूर तथा पवित्र होता है। जो सच्चा प्रेमी होता है उसका मन विकार से दूर होता है, यानी कि दोष से दूर होता है, और पवित्र होता है और सच्चा होता है। और जो व्यक्ति इससे मिलता है उसका भी असर, उसका भी प्रभाव उस व्यक्ति में पड़ता है, यानी कि सच्चे प्रेमी का प्रभाव उस व्यक्ति में पड़ता है जो सच्चे प्रेमी से मिलता है। क्योंकि सच्चे प्रेमी का जो मन है विकार, गंदगी, द्वेष से दूर होता है और वो सच्चा और पवित्र होता है। ये सब और इससे मिलने से इसके मन की पवित्रता इतनी होती है कि इससे मिलने वालों के भी जो पाप होते वो भी नष्ट हो जाते हैं। इसका पॉइंट था, ब्रजभूमि के प्रति कवि रसखान का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है? ब्रजभूमि के प्रति कवि रसखान का प्रेम निम्नलिखित रूप से व्यक्त हुआ है। ब्रजभूमि के प्रति रसखान जी कहते हैं कि उन्हें अगले जन्म में यहाँ गाय बनाए, ग्वाले बनाए, पक्षी बनाए, पत्थर बनाए, और हर हाल में वो ब्रजभूमि पर ही रहना चाहते। वो ये चाहते हैं कि अगर वो अगले जन्म में कभी कुछ बने तो यहाँ के पक्षी बने, यहाँ के ग्वाले बने, यहाँ के गाय बने, और यहाँ तक कि पत्थर भी बने। जो भी कुछ बने वो ब्रजभूमि का ही बने। वाक कविता में रस्सी किसके लिए प्रयुक्त हुई है और वह कैसी है? वाक कविता में रस्सी नश्वर शरीर के लिए प्रयुक्त हुई है। नश्वर शरीर यानी कि एक ऐसा शरीर जो जिसका एक दिन नष्ट हो जाना है। उसके अनुसार ये शरीर सदा साथ नहीं रहता, ये नष्ट हो जाता है। ये कच्चे धागे की भांति, एकदम कच्चे के धागे की भांति हमारी सांसें कभी भी टूट सकती है, जो कभी भी किसी का साथ छोड़ देती है, और इसी कच्चे धागे से वे जीवन नैया पार करने की कोशिश करता है। और इस ये जो कच्चे धागे ना, यानी कि जो हमारी सांस है, हम इसी धागों के जरिए जो हमारा जीवन रूपी नैया है उसको पार करने का प्रयास करते हैं और लगे रहते हैं अपने जीवन को चलाने में, उसकी नैया को पार करने में। प्रश्न संख्या घ, वाक कविता में कवित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे? कवित्री के कच्चेपन के कारण उसकी मुक्ति के सारे, जो कवित्री का जो कच्चापन है, कच्चापन का मतलब होता है जो कवित्री का जो कच्चापन है, उसके कारण उसके सारे मुक्ति के प्रयास विफल हो रहे। इस संसारिक तथा मोह के बंधन, कच्चापन का मतलब है कि जो उसका जो संसार से जो मोह है, जो संसार के साथ उसके बंधन बने हैं, जो उसके रिश्तेदार हैं, जो उसके नाते हैं, यानी कि उसका जो समाज है वो उसका कच्चापन ला रहे, उसको पक्के नहीं दे रहे। इसके कारण ही वो मुक्ति के लिए जो जितने भी प्रयास कर रही है वो सब विफल हो रहे हैं। ऐसे में प्रभु व्यक्ति सच्चे मन से नहीं कर पा रही, और ऐसी स्थितियों में उसका जो मन है वो पक्का नहीं हो पा रहा, वो कच्चे मन से, यानी कि उसका मन कच्चा होता है, और वो जो भगवान के लिए जितने भी मुक्ति के लिए प्रयास कर रही है वो सब विफल हो रहे। वो भक्ति में पूरी तरह से खुद को लीन नहीं कर पा रही, पूरी तरह से खुद को भक्ति में जुटा नहीं पा रही। अब है आपका प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 60 शब्दों में देने। आपके पास जितने भी निम्नलिखित प्रश्न है उसमें से कोई भी 2 प्रश्नों के उत्तर आप लगभग 60 शब्दों में देंगे। आपदाओं से निपटने के लिए अपनी तरफ से आपदाओं से निपटने के लिए अपनी तरफ से इस जल प्रलय में इस पाठ के आधार पर कुछ सुझाव दीजिए। आपदाओं से निपटने के लिए देखो, बाढ़, इस कहानी में आपको बताया था, बाढ़ के निरंतर बढ़ते हुए जल स्तर को मृत्यु का तरल दूत कहा गया है। इस कहानी के अंदर बाढ़ का जो जो जल स्तर है वो निरंतर बढ़ रहा था, उसको मृत्यु दूत कहा गया, ये तरल दूत कहा गया, एक ऐसा दूत जो पानी की तरह आएगा और आपको मौत के घाट उतार देगा। बाढ़ इस आगे बढ़ते हुए जल ना जाने कितने प्राणियों को उजाड़ दिया था, और बाढ़ का जो पानी आगे बढ़ रहा था उससे पता नहीं कितने प्राणियों को उजाड़ दिया था, कितने प्राणियों को मार दिया था, बहा दिया था, और बहकर मौत की नींद सुला दिया था। इस तरल जल के कारण लोगों को मरना पड़ा, इस तरल जल के कारण बहुत सारे लोगों की जान चली गई। इसलिए इस आपदाओं से निपटने के लिए अपनी तरफ से इस जल प्रलय में आपदाओं से निपटने के लिए अपनी तरफ से इस जल प्रलय पाठ के आधार पर कुछ सुझाव दीजिए।
आपका सबसे पहले क, आपदाओं से निपटने के लिए अपनी तरफ से इस जल प्रलय में पाठ के आधार पर कुछ सुझाव दे दे। सबसे पहला जो इसका कहानी का मतलब ये है, जल प्रलय में क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा तेज बाढ़ आई थी जिसके कारण बहुत सारे लोग मौत की घाट उतर गए थे। अब हमें इसके सुझाव बताने, सुझाव क्या करने, हमें प्रकृति के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, हमें प्रदूषण नहीं फैलाना चाहिए, अपने आसपास सफाई रखनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाने चाहिए और वृक्षों को कम से कम काटना चाहिए, जनसंख्या को नियंत्रण में रखना चाहिए। इन सब कारणों की वजह से हम बहुत हद तक आपदाओं से निपट सकते हैं। इस जल प्रलय में पाठ के आधार पर बताइए कि मृत्यु को तरल का देवता किसे कहा गया। बताइए कि मृत्यु का तरल का दूध किसे कहा गया। मृत्यु का तरल का दूध बाढ़ को कहा गया, क्योंकि बाढ़ के कारण बहुत सारे लोग मर गए थे, बाढ़ में बहुत सारे लोग बह गए थे और ऐसा लग रहा था कि जो ये बाढ़ का पानी है वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था तो ऐसा लग रहा था मौत का देवता या कि मृत्यु का तरल दूध आगे बढ़ रहा है और लोगों को मौत के घाट उठा रहा है। और इसलिए इसमें पूछा क्यों कहा गया था, इसीलिए कहा गया था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लोगों को मार रहा था, इसमें अनगिनत लोगों की मृत्यु हो गई थी। बाढ़ की सही जानकारी लेने और बाढ़ का रूप देने के लिए लेखक क्यों उत्सुक था। बाढ़ की सही जानकारी देने और बाढ़ का रूप लेने के लिए जल प्रलय के आधार पर इस जल प्रलय में पाठ के आधार पर उत्तर देना। मनुष्य होने के नाते लेखक भी जिज्ञासु था, क्योंकि मनुष्य भी एक लेखक भी एक मनुष्य होता है और वो भी जिज्ञासु था। उसने आज तक कभी बाढ़ का सुख नहीं भोगा था या बाढ़ को कभी देखा नहीं था, तो वो बाढ़ को देखने के लिए, बाढ़ को भोगने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक था। वह बाढ़ पे लेख, कहानी, रिपोर्ट आदि अवश्य लिख चुके थे, परंतु किसी नगर में, विशेषकर अपने नगर में किसी प्रकार का उन्होंने बाढ़ के ऊपर लेख लिखे थे, कहानी लिखे थे, रिपोर्ट्स लिखी थी, पर आज तक उन्होंने कभी भी बाढ़ को अपनी आंखों से नहीं देखा था और उसको भेगा नहीं था, इसलिए वो बहुत ज़्यादा उत्सुक थे।